एसएससी स्टेनो 2025। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा होता है। उनका स्कोर 110, 120, 130 यहीं पर अटक के रह जाता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अभी नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, उनका 80, 90, 95, 110, 115 इस तरह ही रहता है। वो सिलेबस को अपना 2 बार कंप्लीट कर चुके होते हैं, कुछ लोग एक ही बार कंप्लीट कर पाए, कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं सिलेबस को बार बार, 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अभी तक आप लोगों ने जितना प्यार दिया है ऐसे ही आगे देते रहें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ और सभी लोगों के साथ शेयर करते रहें। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने मेन पॉइंट और मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपना सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है मॉक स्कोर नहीं बढ़ता है। तो उसमें कहाँ पर कमियां आ रही हैं, देखिए आप जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और अभी भी मेरी स्टेट में जॉब लग चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर ही रहा हूँ कि अदर भी एक ग्रेड पे पर वो सेटल हो जाते हैं तो वो उससे हायर ग्रेड के लिए ही अप्लाई करते हैं और उसके हायर ग्रेड पे के लिए ही ट्राई करते रहते हैं कि उससे अच्छी जॉब मिल सके, है ना। भी लोग बाकी अभी तक तो आप लोगों ने बहुत ही प्यार किया है, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी और ढेर सारी वीडियो आने वाली जिसमें आपको फुल मॉक स्टडी अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपने मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करता था। मेरा स्कोर 160, 170 तक भी जाता था, जो लाइव मॉक्स आते थे टेक्स्ट बुक पर 160, 170, 150। तो 150 से 170 के बीच में अप्स एंड डाउन्स होता रहता था। वो कभी कभी वो मॉक पर डिपेंड करता था, कभी मॉक ईजी है, कभी माइंड सेट है, कभी माइंड नहीं ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, कभी मॉक ईजी मिल गया, कभी मॉक मॉडरेट हो गया, कभी मॉक हार्ड हो गया। तो आपका एक एवरेज क्या निकल के आता है कई सारे मॉक्स को, वो सब भी देखा जाता है। और परसेंटाइल आपका कितना है, तो परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 95 प्लस या 98, 96, 99 अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। परसेंटाइल हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो देखिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो पहली चीज़ होती है कि आप मॉक स्ट्रेटजी क्या है आपकी, आप मॉक कब लगाते हैं, कितने दिनों पर लगाते हैं, डेली लगाते हैं, अल्टरनेट डे पर लगाते हैं, 2 दिन के बाद लगाते हैं, 3 दिन के बाद लगाते हैं, हफ्ते में एक लगाते हैं, या हफ्ते में मॉक नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो लाइव मॉक आते हैं सिर्फ वही लगाते हैं। तो सब लोग अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। मैंने क्या किया था, मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टेनो का और सीजल का, मैं सीजल की तैयारी कर रहा था बट स्टेनो में, तो मैं स्टेनो मैंने सीख लिया था कि एक ये भी ऑप्शन रहेगा मेरे लिए, एक ये लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी कि मैं स्टेनो भी आती है तो मैं इसका एग्ज़ाम भी आगे प्रोसीड कर सकूँगा, इसमें भी एक मेरा अच्छे चांसेस रहेंगे। तो मॉक मैं लगाता था, सीजल के भी लगाता था और स्टेनो के भी लगाता था। और मैं स्टेनो के मॉक अभी भी जब भी टाइम मुझे मिल पाता है, जितना भी टाइम हो पाता है, तो मैं उसके मॉक ज़रूर देता हूँ, भले वो कंप्लीट ना हो, जितना भी देता हूँ। जैसे इंग्लिश का एक सेक्शन कर लिया, कभी मैं कोई रीजनिंग का सेक्शन कर लिया, कभी जीके का सेक्शन कर लिया, सेक्शन वाइज ही दे लेता हूँ अगर फुल नहीं हो पाता है, क्योंकि फुल 2 घंटे का होता है, उतना टाइम कभी नहीं मैनेज हो पाया। तो मॉक स्ट्रेटजी में आप लोगों को क्या देखना है कि आपको अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप उसको रिवाइज़ भी कर चुके हैं 1 बार या 2 बार, तो अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए कि आपने मान लीजिए आपका माइंड सेट मॉर्निंग में कैसा रहता है, माइंड मॉर्निंग में एक्टिव रहता है तो आप मॉर्निंग में मॉक लगाइए, शाम को एक्टिव रहता है तो शाम को मॉक लगाइए। कभी भी मॉक की टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो कभी ये मत करिए कि आप मॉर्निंग में ही सिर्फ मॉक लगाएं, शाम को मत लगाएं। तो अपने मॉक को हमेशा किसी भी टाइम डे में लगा करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी शिफ्ट मिले, चाहे वो मॉर्निंग की शिफ्ट हो, चाहे दोपहर की शिफ्ट हो या शाम की शिफ्ट हो, ठीक है। जैसे आपको कुछ लोग होते हैं कि दोपहर में सो जाते हैं, कुछ लोग शाम को सोते हैं, तो ये जो तो एग्ज़ाम में आपको नींद ना आए या आपका माइंड सेट ना रहे कि नहीं मैं तो सुबह मॉक लगाता था, मेरा एग्ज़ाम शाम की शिफ्ट में पड़ गया, अब मेरा माइंड सेट तो वो नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हल्की सी कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो
तीनों टाइम मॉक लगाने की आदत डालें। जैसे आज मॉक हमने सुबह लगा लिया, कल हम दोपहर में लगा लिया, परसों शाम को लगा लिया, या एक हफ्ता मॉर्निंग में मॉक लगाया, फिर नेक्स्ट वीक हमने दोपहर में मॉक लगाया, फिर नेक्स्ट वीक शाम को मॉक लगाया। तो इससे क्या होगा कि शिफ्ट वाइज किसी भी शिफ्ट में हमारा एग्जाम पड़े उससे हमें डिस्टर्बेंस कभी नहीं होगी, 0% भी डिस्टर्बेंस रहेगी कि किसी भी टाइम आएगा मैं एक्टिव रहूँगा, मेरी बॉडी एक्टिव रहेगी। मॉक को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटेम्प्ट करने के लिए मेरी बॉडी एकदम हमेशा एक्टिव रहेगी। तो एक तो हो गया ये मॉक स्ट्रेटजी कि मॉक को टाइमिंग क्या होनी चाहिए, दिन में किसी भी टाइम आपको मॉक दे दीजिए, आपकी बॉडी फुली एक्टिव रहे मॉक देने के लिए। एंड मॉक देना कब है, मॉक आपको डेली देना है। जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो एक मॉक डेली दे सकते हैं। 2 घंटे का मॉक होता है, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 8 घंटे भी आप सोएंगे तब भी अच्छे खासे घंटे बच जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप अपना रिवीजन करते रहें और मॉक देते रहें। रिवीजन का भी एक शेड्यूल बना लें कि इतने टाइम के अंदर हमें पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और पूरी कोशिश करें कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपका सारा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और फास्ट रिवीजन 20 डेज़ में फास्ट रिवीजन या 30 डेज़ में फास्ट रिवीजन ज़रूर करें, या मेन पॉइंट्स ज़रूर देखें आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और जितने ज़्यादा मॉक हो सके लास्ट टाइम पे उतने ज़्यादा मॉक्स लगाएं, और PYQ ज़्यादा लगाएं, ना कि जो न्यू मॉक्स ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक जो भी आप लोग दे रहे हैं उस पर कम ध्यान देकर न्यू मॉक्स पर जो PYQ मॉक्स हैं किसी भी ईयर का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2024 के सारे मॉक्स लगा चुके हैं तो 2023 के लगाइए, 2022 के लगाइए, 2020 के लगाइए, 21 के लगाइए, उससे पहले के लगाइए, है ना। लेकिन सारे PYQ ही लगाइए, क्योंकि PYQ जितना हेल्प करता है उतना आपको न्यू मॉक्स में उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। SSC फिर ये हो गई मॉक स्ट्रेटजी कि आपको मॉक कब लगाना है, दिन में किस टाइम लगाना है, ठीक है। तो दिन में किसी भी टाइम लगाना है। और आ गया टाइम मैनेजमेंट। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि मॉक स्ट्रेटजी में और क्या क्या होना चाहिए। तो मॉक स्ट्रेटजी हो गया कि किस टाइम लगाना है। सेकंड पॉइंट हो गया कि कभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो डेली एक मॉक लगाना है। मॉक का एनालिसिस, जितना टाइम आप मॉक को सॉल्व करते हैं 2 घंटे का, ठीक है, तो उतना ही टाइम एटलीस्ट उसको एनालिसिस में दीजिए। हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सही हुआ है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, हर एक का पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए कि मैंने क्या माइंडसेट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आंसर सही हुआ तो क्या जो मैंने जो मेरी थॉट थी या जो थिंकिंग या जो रीज़न आपका है आंसर का, क्या वही उसका भी एग्जैक्ट आंसर है या कुछ अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैच करिए। एनालिसिस बहुत ही अच्छा होना चाहिए मॉक का। जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उतनी जल्दी आपका स्कोर बूस्ट होगा। भले ही आप अल्टरनेट डे पर मॉक लगाइए। अगर मान लीजिए अभी आपको लगता है रिवीजन में टाइम ज़्यादा देना चाहिए तो आप अल्टरनेट डे पर मॉक लगाइए और उसका 2 बार एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एक दिन जिस दिन आप मॉक देते हैं तुरंत एनालिसिस मत करिए, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कीजिए, जिससे आपका माइंड को वो चीज़ें सोच पाए या थोड़ा सा रेस्ट मिल पाए कि आपने गलतियाँ क्या की थी, आप उसको एक ओवरव्यू दे सकें, है ना। ऐसे क्या होता है कि मॉक हम तुरंत लगाते हैं, तुरंत एनालिसिस कर लेते हैं, तो जो चीज़ें हमारे माइंड में जो पॉइंट्स आने चाहिए वो उस टाइम पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम केवल उतना ही सोच रहे हैं जितना हमारा उस मॉक के टाइम पे दिमाग माइंड में चीज़ें आ रही थी, उतनी चीज़ें घूमती रहती हैं। जब हम उसको बाद में थिंक करते हैं 2-3 घंटे बाद, जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तो एक ओवरव्यू बनता है कि हमने मेन पॉइंट क्या थे और क्या हमने गलतियाँ करी हैं, तो उस टाइम पे हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, तो वो सारे पॉइंट्स आते हैं। तो हर एक मॉक दीजिए। मॉक स्टडी में ये होता है कि आपको मॉक सारे अच्छे से देने हैं, उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए वो मैंने बता दिया है कि दिन में सारे टाइमिंग की आदत डालें। ये नहीं कि अगर हमारा दोपहर की शिफ्ट में पड़ गया तो कोई किसी को सोने की आदत है तो वो सब चीज़ें ना आए एग्ज़ाम हॉल में, कि नींद आने लगी है तो माइंड डिस्टर्ब हो गया या माइंड उतना काम नहीं किया नींद के चक्कर में, पेपर ख़राब हो गया। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए। बाकी अगर मॉक स्ट्रेटजी, कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन करना है, कैसे स्कोर को जल्दी बूस्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी फुल मॉक स्ट्रेटजी की एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट ये क्या है कि आप एक सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, GS, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन होते हैं, GS के 50, रीजनिंग के 50। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं इंग्लिश के। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो स्टेनो में जो इंग्लिश का सेक्शन है 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन अगर आप एक कंटिन्यूस वे में करेंगे कि 1 से 100 तक, तो उसमें रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है। या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, आप बहुत सारे मॉक से लेते चले आ रहे हो अभी तक, है ना। अगर इतने सारे नंबर्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं 110, 120, 130 पर, तो आप यानी कि रिपीटेड सेम मिस्टेक करते जा रहे हैं, वही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप अपने इंग्लिश को कैसे करना है, कि अगर मान लीजिए
इंग्लिश को इतना ही टाइम देना है। उसमें 100 क्वेश्चन है, कुछ लोग 40 मिनट में कर लेते हैं, कुछ लोग 50 मिनट में कर लेते हैं, कुछ लोग पूरा 60 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक टाइम बना लीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस सेक्शन को करने में। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि चूज़ राइट सेक्शन फर्स्ट टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो अपना एक सेक्शन बनाइए, आपके लिए कौन सा सेक्शन ईजी पड़ रहा है, इंग्लिश ईजी है या रीजनिंग ईजी है या जीएस ईजी है, आपके लिए कौन सा सेक्शन सबसे ईजी है जिसमें आपका स्कोर अच्छा आता है। जैसे कि मेरा स्कोर तो रीजनिंग में अच्छा आता है। ठीक है, आप लोगों का हो सकता है इंग्लिश में स्कोर अच्छा आ रहा हो या किसी का जीके में स्कोर अच्छा आ रहा हो। वैसे तो मोस्टली रीजनिंग में ही, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, पूरे चांसेस होते हैं कि आप 50 में 50 ला सकते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना पड़ेगा कि आप उसको डे बाई डे ट्राई करके भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी एक मॉक में आपने रीजनिंग पहले अटैम्प्ट कर ली, किसी एक मॉक में आपने इंग्लिश पहले अटैम्प्ट कर ली, है ना। इस तरह से भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो आपका स्कोर किस तरह से ज़्यादा आ रहा है ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपके लिए राइट सेक्शन कौन सा है, तो जिस सेक्शन से आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है आप उसी सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करें। तो हमने यहाँ पर बात कर ली मॉक स्ट्रेटजी की, टाइम मैनेजमेंट की, चूज़ राइट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू। ओके, देन आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डोंट रिपीट सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो आपको सेम टाइप की मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है। मान लीजिए इंग्लिश का सेक्शन हो गया या जीएस का सेक्शन हो गया या रीजनिंग का सेक्शन हो गया, तो उसमें आपको करना क्या है, आप जितने भी मॉक दे चुके हैं अभी तक, मान लीजिए आपने 4 मॉक दिए, 5 मॉक दिए, 10 मॉक दिए, किसी ने 15 मॉक दिए, किसी ने 20 मॉक दिए, तो आप उन सबको चेक करिए क्या आपने एक सेम पैटर्न में मिस्टेक्स करते चले आ रहे हैं, क्या कोई एक सेम टॉपिक है जिसमें आपकी कंटिन्यूस मिस्टेक चली आ रही है। तो आप उस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज़ करके उतना उस चैप्टर के आप रिवाइज़ करके इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस चैप्टर का, उस सेक्शन का क्वेश्चन गलत ही ना हो, क्योंकि सब पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आता है, उसी पैटर्न पर आता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ये टॉप नहीं है कि बहुत अच्छा हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। जो पीवाईक्यू चला आ रहा है उसी से बेसिस पर आएगा, उसी पर अकॉर्डिंग आएगा। थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, वो सबके लिए चेंज होगा, आपके लिए स्पेशल कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एक जो सेम टाइप की मिस्टेक्स चली आ रही हैं उन मिस्टेक्स को आप एक अपनी नोटबुक बना लीजिए कि मैं कौन कौन से मिस्टेक नोटबुक उस पर लिख दीजिए। ठीक है, तो उसमें आप कौन कौन से सेम टाइप्स ऑफ मिस्टेक कर रहे हैं या कोई भी मिस्टेक ऐसी है जो आप नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपसे हो रही हैं, तो उसको ज़रूर नोट डाउन करें। और कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी रिविज़न और उसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी होती है। उसकी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका चैप्टर मॉक लगाइए, सेक्शन मॉक लगाइए, बुक से प्रैक्टिस करिए। किरण की बुक हो गई, पिनाकल की बुक हो गई, पीडीएफ्स हो गई, फ्रेंड्स से ले लीजिए, ग्रुप से ले लीजिए, जहाँ से आपको जो मिल सकता है उस चैप्टर का आप ज़रूर लीजिए और उसको सॉल्व करिए। उसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि उसका मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएँ। तो सेम टाइप की जब अब मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके 2 से 4 नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक एक चीज़ को ऐसे ही इम्प्रूव करते जाएंगे तो 4-5 नंबर आपके इम्प्रूव होते जाएंगे। मान लीजिए आपने 3 चीज़ें एक ही टाइप की इम्प्रूव कर ली, ठीक है, तो आपके 5 या 4, 8, 4, 12 नंबर आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ठीक है, अवॉइड सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है कि आप जो चीज़ें आपको आती हैं आप सॉल्व भी कर ले रहे हो या आप एकदम करेक्ट रीज़न भी लगा रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं कुछ मिस्टेक कर गए और वो ऑप्शन गलत टिक हो गया। ठीक है, या आप ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहे थे, जल्दी में सी सेलेक्ट हो गया। तो जल्दी बिल्कुल भी मत करिए, क्वेश्चन को बहुत आराम से एकदम संतुष्टि के साथ पढ़िए कि हाँ मैंने क्वेश्चन एकदम सही पढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए रीजनिंग में आपने कोई क्वेश्चन जल्दी में पढ़ा, उसने कुछ पूछा था कुछ और, आपने सॉल्व किया कुछ और लगा दिया टिक। ठीक है, उसमें दोनों ऑप्शन भी रहते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर लोग गलत ही करते हैं। तो ऐसी चीज़ मिस्टेक बिल्कुल भी अवॉइड करें। अगर ऐसी मिस्टेक हो रही है तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें और उसको कॉपी में अपनी नोटबुक में मिस्टेक में सबसे बड़ा लिखें कि मैं ये सिली मिस्टेक कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए थी। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर ही करके अगर आप जोड़ेंगे, आप 4 क्वेश्चन सही कर लेंगे 4 नंबर बन जाएगा। मान लीजिए एक एक सेक्शन में आपने 4 नंबर बढ़ा लिए, 12 नंबर हो गए, या एक एक सेक्शन में आपने 5 नंबर भी बढ़ाएंगे तो आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। तो सिली मिस्टेक्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं और बहुत सारे लोग नहीं, 60-80% लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, और जो अच्छे टॉपर्स होते हैं वो भी सिली मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं कि सिली मिस्टेक सिर्फ जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका स्कोर कम आ रहा है वही लोग करते हैं। सिली मिस्टेक्स वो भी करते हैं जो 170 ला रहा है, 160 ला रहा है, 150 ला रहा है, वो भी सिली मिस्टेक्स कर रहा है, लेकिन वो कम कर रहा है, उसे पता है मैं सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहा हूँ, वो उसको नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूव कर लेगा। तो इसी तरह आपको भी इम्प्रूव करना है।
कि मैं सिली मिस्टेक्स आगे नहीं करूँगा। बस जिस दिन ये सिली मिस्टेक्स करना दूर हो जाएंगे, आपका स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट होने लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट गेट स्टक इन क्वेश्चन। हम कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि आ रहा है या हम सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए रीजनिंग का कोई लेंदी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि हम सॉल्व कर लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया उसने, कुछ चला ब्लड रिलेशन कुछ दे दिया जो हमें नहीं समझ में आ रहा, उसमें क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, हो सकता है ऑप्शन ही सारे गलत हो, कभी एसएससी में क्वेश्चन भी गलत बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। तो जैसे ही आपको दिखे कि मैं क्वेश्चन में लेने में टाइम ले रहा हूँ या 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दीजिए। या क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज बड़ी लग रही है तो आपको उसको रीड ही मत करिए, तुरंत स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। उसको जब सेकेंड अटैम्प्ट में देखिए, जब आपके पास लास्ट में टाइम बचा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर बचें। इंग्लिश में भी मान लीजिए पैसेज बड़ा है तो उसको उस टाइम गैप में पढ़िए जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हों। या तो आप हैबिट बनाइए कि आप पैसेज को पहले करें, या तो आप हैबिट बनाइए कि पैसेज को लास्ट में करें, जिसमें आपकी मिस्टेक्स कम हो रही हो। पैसेज में काफ़ी मिस्टेक ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ये हैबिट बनानी पड़ती है कि आपको पूरे मॉक को अपने अकॉर्डिंग की सेट करना पड़ता है कि किस तरह से मॉक में हमारा स्कोर ज़्यादा आ रहा है। ये आपको अपने ऊपर ही थिंक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा अपने मॉक पर, अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी पर कि हमारा स्कोर कैसे ज़्यादा आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पलट कर देखनी पड़ेंगी, चेंज कर करके कि पैसेज को पहले करना है या पैसेज को मॉक के लास्ट में करना है। माइंड आपका किस समय एक्टिव काम कर रहा है, किस समय सही काम कर रहा है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लास्ट में नहीं में उतना ध्यान जा पाता है पैसेज छोटी छोटी चीज़ों पर। तो पैसेज में भी कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं छोटी सी मिस्टेक से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही देखनी है, अच्छे से देखनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में फंस के नहीं रहना कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहे और टाइम निकल गया, लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए और जीके के ऐसे क्वेश्चन छूट गए जो आते थे, जो बनते हुए क्वेश्चन थे वो छूट जाते हैं लोगों के। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि डोंट रिपीट सेम टाइप ऑफ मिस्टेक। सेम टाइम की मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना है। आप 1 वीक का टाइम लेंगे तब भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है अवॉइड सिली मिस्टेक। अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, 1 वीक का टाइम इसको भी देंगे तो ये बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, आपका स्कोर जल्दी बूस्ट होगा। एंड थर्ड पॉइंट था डोंट गेट स्टक इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बिल्कुल सही प्रॉपर टाइम एक बनाइए कि आप सही समय से मॉक को अटेम्प्ट करके उसे फिनिश कर सकें और सबमिट कर सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, अच्छे से आप संतुष्टि के साथ एकदम फ्री रिलैक्स माइंड से मॉक को सबमिट कर सकें कि हाँ मेरा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, जितना भी मैंने किया है अपना फुल 100% दिया है। बाकी मैं मॉक स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको मॉक कैसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने कैसे मॉक स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे अटेम्प्ट किए थे। मेरा स्कोर 145 के राउंड रहता था, बट मैंने 150 से 160, 160 से 170 तक ही गया है। 170 से ऊपर शायद ही कभी 1-2 बार गया हो, वरना 170 तक तो गया है 2-3 मॉक में। बाकी तो 160, 165, 155, 158 है ना, तो इसी बीच में वो अप डाउन करता रहता था। बाकी सीजल के मॉक्स में भी रहता था। बाकी मैंने अपने जो सीजल और स्टेनो का 2024 में क्या स्कोर रहा है वो मैंने पोस्ट किए थे, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को ऐसा ही प्यार बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।